मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ मैं हूं शफ़क़त अमीर संधू एडवोकेट। अहम खबरें ये हैं कि सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरफ अलवी ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और जोर दिया है कि आइन की खिलाफ वर्जी ना होने पाए और इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बलियों के वक्त पर कराए जाने चाहिए। और अहम खबर यह है कि इमरान खान ने अपने पार्टी इजलास में दोबारा से इस बात पर एम्फसाइज किया है कि दो अफराद को वो जानते हैं जो जनूबी वजीरस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें बाकायदा तौर पर पेमेंट्स की गई हैं कि इमरान खान को कत्ल किया जाए। और एक और अहम खबर यह है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए और चीफ विप अहमद डोगर को मुल्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और होशरबा इंकशाफ आपके साथ हम शेयर करेंगे कि रूस के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि तुर्किया में आने वाला जल्जला कुदरती नहीं है बल्कि एक अमरीकी साजिश है। तफसीलात आपको वीलॉग के एंड पे बताएंगे। सदर मुमलकत आरफ अलवी ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर उन्होंने आइन का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर होना जरूरी है और इंतखाबात का अल्तवा जो है वो नहीं किया जा सकता। कोई ऐसे मारूजी हालात मौजूद नहीं है जिनको वजह बनाकर इलेक्शन को मौखर किया जा सके, उसमें ताखीरी कोई हरबा इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा उन्होंने ये खत लिख दिया है और हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ये खत क्यों लिखा है। ये खत उन्होंने इमरान खान के और तरीके इंसाफ के मशवरे पर लिखा होगा, क्योंकि वो ये हुज्जत भी तमाम जो है वो करना चाहते होंगे कि सदर मुमलकत जो आइनी सरबराह है मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के और वो आर्म्ड फोर्सेस के भी चीफ है, उनकी तरफ से भी ये हुज्जत तमाम कर दी जाए ताकि कल कला अगर अदालत में ये केस जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास या निगरान हुकूमतों के पास कोई ऐसा जो है वो बहाना न बच जाए जिसको वो जो है वो बुनियाद बनाकर तो कोई तौजी घड़ सके कि इलेक्शन इस वजह से ताकीद का शिकार हुए हैं। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि इंतखाबात जो है वो इस वक्त कराना पीडीएम के लिए मौत जो है वो बना हुआ है। वो उनको जो है वो ये सकत नहीं है उनके अंदर कोई इमरान खान की जो है वो मकबूलियत का सामना कर सके। 13 जमातें मिलकर भी इस मकबूलियत से खौफजदा हैं और एक और खौफ मुसल्लत हो गया है उनके ऊपर जब आज अदालत ने ये फैसला दिया है कि जो सबसे लास्ट 43 मेंबर्स इन्होंने जिनके इस्तीफे मंजूर किए थे कौमी असम्बली के, ये वो लोग थे जो इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही राजा परवेज अशरफ से मिलने गए थे कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ जो है वो असम्बली को ताला लगाकर वहां से निकल गए थे। फिर ये 43 लोग उनके घर पे गए थे और चीफ विप अहमद डोगर की क्यादत में ये उनसे घर पे मिलने गए थे, वहां भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। फिर ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चले गए थे और वहां इन्होंने तहरीरी तौर पर बयान दिए थे कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। अगर जो है कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ये हमारे इस्तीफे मंजूर करके भेजते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है उनसे दरखास्त की गई थी कि वो इनको मंजूर ना करे और इन्हें डी नोटिफाई ना करे। जब ये वक्त आया तो डी नोटिफाई कर दिया गया, इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया है डी नोटिफिकेशन का इन 43 मेंबर्स का और इलेक्शन कमीशन ने को रोक दिया गया है कि वो इन 43 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं देंगे। लिहाजा अब ये भी एक तलवार लटक गई है। अगर ये 43 मेंबर जो है ये कौमी असम्बली में वापस आ जाते हैं तो वो जो 21 लोग एक हाइब्रिड किस्म का अपोजिशन लीडर बनाकर राजा रियाज साहब की क्यादत में वहां पर एक डिमी अपोजिशन बैठी हुई है, उसकी जगह पर अपोजिशन जो है वो पीटीआई की दोबारा से आ जाएगी और ये वो अपोजिशन होगी जो निगरान हुकूमत के क्याम में जिसका पूरा हिस्सा होगा कि वो अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करें, वो अपने नाम दें और उसके ऊपर जो है वो बहस करें और वो निगरान हुकूमत के क्याम में मदद दें। और अगर कोई कौमी असम्बली को लंबा करना चाहे, उसकी मुद्दत में तोसी की कोशिश करे तो ये उसको वहां पर अपोज भी कर सकेंगे। और चूंकि अब कौमी असम्बली में कोई ये खतरा तो रहा नहीं है कि कोई अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि अदम एतमाद और
एतमाद का वोट लेने की खबरों पर ही इन्होंने ये हरकत की थी पीडीएम की हुकूमत ने, कि उन्होंने अपोजिशन के जितने भी लोग थे जिनके इस्तीफे हुए पिछले 9.5 माह से मंजूर करने से कन्नी कतरा रहे थे, उन्होंने उनके इस्तीफे पे दर पे 3 अकसात में मंजूर करके तो असेंबली को सफाया कर लिया था, फारग कर लिया था, ताकि कोई ऐसा वहां पर ग्रोह मौजूद ना रहे जो अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने दोनों तरह की तहरीक के अंदर जो है इनके जो अलाइज हैं, जो कहीं से टेलीफोन कॉल पे इनके साथ आके बैठ के इनकी जो है वो अददी तादाद को पूरा करने में मदद करते हैं, वो उनके पास कहीं और जाने का कोई बहाना जो है वो दस्तयाब हो। लेकिन अब 43 मेंबर्स जो हैं उनके अगर इस्तीफे रुक गए हैं और वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो ये पीडीएम की हुकूमत के लिए उसकी तौसीक में और इलेक्शंस के इल्तवा में ये बहुत बड़ी रुकावट जो है वो बनेगी। अहमद डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया है मुल्तान से। वो आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे। मुखालिफ उम्मीदवार के कारकुनान भी वहां मौजूद थे, मुखालिफ उम्मीदवार भी मौजूद थे। दोनों तरफ के कारकुनान जो है वो आपस में नारेबाजी से जो है वो लड़ाई तक जो है वो चला गया था मामला। इलेक्शन कमीशन के इहाते में गमले चले थे एक दूसरे के ऊपर, और फिर जाहिर है कि इस वक्त गिरफ्तार तो पीटीआई के लोगों ने ही होना था। 10 कारकुनों समेत अहमद डोगर को भी उनके डेरे से गिरफ्तार कर लिया गया है, लिहाजा गिरफ्तारियों का यह सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि इमरान खान ने जो एक इल्जाम लगाया था आसिफ जरदारी पर कि उन्होंने उनकी सुपारी दी है जनूबी वजीरिस्तान के, उन्होंने 2 लोग बताए हैं, यकीनन सबूत उनके पास मौजूद होंगे, जिसका उन्होंने दोबारा से तस्करा किया है कि उनके पास पक्के सबूत मौजूद हैं और वो 2 अफराद को जानते हैं जिनको बाकायदा पेमेंट्स की गई हैं कि इमरान खान को कत्ल किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने पहले भी बताया था कि किसी मजहबी जुनूनी का बहाना बनाकर उन्हें कत्ल कराने की साजिश की गई है, और इस साजिश पर मिनोअन जो है वो अमल हो गया था, जो जिसका इंकशाफ बिफोर टाइम कर दिया था इमरान खान साहब ने। तो उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि अब भी मैं बता रहा हूं कि मेरे कत्ल की सुपारी दी जा चुकी है जनूबी वजीरिस्तान के दहशतगर्दों को, और वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। एक होशरुबा इंकशाफ इस व्लॉग में शामिल कर रहे हैं जो कि तुर्किया के हालिया जल्जले के बारे में है। इस जल्जले में अब तक 8,000 के करीब हलाकतें जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 20 से 25,000 के दरमियान जो है वो लोगों के जख्मी होने की इतलात है, जिनमें से जो है वो डेथ टोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शदीद जख्मी लोगों में से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो उनकी जान बचाई जा नहीं सक रही है। अब इसमें जो साइंसदानों ने जो बात की है ये पहली दफा 1992 में, हमने डाटा भी आपके लिए निकाला है। एलेक्सी निकोलेव एक साइंसदान है और ये रशियन एकेडमी ऑफ साइंस से इनका ताल्लुक है। उन्होंने 1992 में ये बताया था कि कोई टेक्टोनिक टेक्टोनिक वेपन्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, जैसे एटम बॉम्ब है, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है। इनसे बात आगे चली गई है और सेस्मिक इवेंट्स इन वेपन्स के जरिए किए जा सकते हैं। अब सेस्मिक इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों के इवेंट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियली यानी गैर फितरी तौर पर जो है वो मैन मेड किसी कॉन्स्पायरेसी के जरिए वो मुदाखलत की जाती है कुदरती जमीनी अवामल के अंदर। यानी नेचुरल जियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, जो जमीन के अंदर तहे जमीन जो है, जो अवामल अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर हो रहे हैं, कोई चट्टानें सरक रही हैं, कोई पानी का बहाव है, कोई जखायर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, तो ये जब बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं तो जल्जला आया करता है। तो इनको मसनूई तौर पर करने की टेक्नोलॉजी जो है वो 1992 में आश्कार हुई थी, और ये बताया गया था कि टेक्टोनिक वेपन्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। तो ये टेक्टोनिक वेपन्स यूज करने का रशिया ने इल्जाम आयद किया है गैर सरकारी सतह पर और उनके साइंसदानों ने, कि जब जल्जला तुर्किया के अंदर आया तो उस वक्त अमेरिका का एक बहरी जहाज जो है वो बंदरगाह पर जो है लंगरअंदाज होता है। फिर क्या होता है कि अमेरिकी सफारत खाना जो है वो तुर्की के अंदर बंद होता है। ये सारे इल्जामात है, लेकिन हम आपकी मालूमात में इजाफा के लिए इल्जामात को भी आपके सामने रख रहे हैं कि वो अमेरिकी सफारत खाना बंद होता है और फिर एक बड़ा झटका लगता है और बहुत बड़ा जल्जला जो है वो वकूअ पजीर होता है। और अब ये इल्जामात हैं, देखते हैं कि फिलहाल तो बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल और इम्तिहान का वक्त है तुर्किया की हुकूमत पर भी, कि उन्होंने
जो है वो सैकड़ों बिल्डिंग्स जो है वो मलबे का ढेर बन गई हैं, हजारों मैयतें उनके पास दफनाने के लिए पड़ी हैं और हजारों लोग हैं जिनको उन्होंने रेस्क्यू करना है। लिहाजा ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, लेकिन एक इसके अंदर हम आपकी दिलचस्पी के लिए जो वाकया कोट कर रहे हैं वो ये है कि साबिक सफीर जो पाकिस्तानी थे तुर्की के अंदर, उन्होंने 1999 का एक बड़ा मज़हक़ा खेज वाकया जो है वो सुनाया है नवाज शरीफ दौर का। उन्होंने बताया कि 1999 में जब वजीर खारजा सरताज अजीज थे, तो उन्होंने सफीर जो पाकिस्तानी सफीर थे तुर्की में, उनको फोन किया और उन्हें कहा कि जो जल्जला आया है इसमें 40-50 हजार हलाकतें हो गई हैं, बहुत कड़ा वक्त है और वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब दौरा करना चाहते हैं तुर्की का। तो वजीर सफीर साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ये वक्त नहीं है, इस वक्त कौन आपको जो है प्रोटोकॉल देगा और कौन जो है वो आपको जो है आपके साथ वक्त गुजारेगा, वो तो खुद बड़ी आफत के अंदर है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप ये, हम तो समझा रहे हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब से आप खुद बात कीजिए। कहते मैंने उनको टेलीफोनिक कॉल की और वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हजूर ये इस वक्त आने का वक्त नहीं है, आप कोई रिसेप्शन नहीं मिल सकेगी और आपको दौरा नहीं कराया जा सकेगा। तो उन्होंने कहा फिर कब आऊँ? तो उन्होंने कहा जी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप तशरीफ लाइए। कहते कि हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने फिर वापस फोन किया कि अब कुछ जो है वो हालात नॉर्मल है तो आप आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब आ गए। अब उनको जो है वो दौरा कराया गया। दौरा कराने के बाद जब वो अब वापस आ गए होटल में, तो कहते हैं कि जी मैंने तुर्की के मशहूर कबाब वो खाने। अब बताने का मकसद ये है कि वो सफीर साहब भी इस पर जो है वो अब हंस रहे थे कि कहते कि मैंने उनसे कहा कि प्रोटोकॉल लगेगा, इर्द गिर्द जो है वो सार्जेंट्स होंगे और मोटरसाइकिल सवार लोगों को बताते हुए जाएंगे कि आपका प्रोटोकॉल लगा हुआ है और वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो मुसीबत की इस घड़ी में, जबकि हम यहाँ पर पुरसा देने आए हैं, जब हम उनकी गम में और दुख में शरीक होने आए हैं, तो आप कबाब खाने जाएंगे। लेकिन कहते जी बहरहाल नवाज शरीफ साहब कबाब से तो नहीं रुक सकते थे। और ये अब जो अहम बात है जो आपको मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये अमाल जो हमारे हुक्मरानों के हैं वो किस तरह के हैं कि वो कबाब खाने वाले को वजीर आजम पाकिस्तान ने सरकारी प्रोटोकॉल पर पाकिस्तान के दौरे पर बुलाया, वो उनसे इतने खुश हुए, यानी उसके ऊपर जो है वो अवाम का माल जो है वो खर्च किया गया। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान के लिए हमेशा से कहा जाता है कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी तारीख के अच्छे मोड़ पर भी लेकर आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आज़ादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।